गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। और इस कांड में एक और नाम शाइस्ता का भी अब शामिल है, जो इनाम घोषित होने के बाद फरार चल रही है। हालांकि शूटर्स को पकड़ने के लिए एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें तैनात की गई हैं। 2 देश, 8 राज्य, 50 जिलों में 500 जगहों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। नेपाल और थाईलैंड में भी पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और पंजाब में भी दबिश दी जा रही है। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल डिटेल सर्विलांस के लिए लगाया गया है। 4 टीमें पूछताछ और सबूतों को जोड़ने में लगी हुई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पुलिस का एक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद असद वांटेड, गुड्डू मुस्लिम वांटेड, अरमान वांटेड, मोहम्मद गुलाम वांटेड, साबिर वांटेड। अतीक गैंग के वो 5 शूटर हैं जिस पर 5-5 लाख का इनाम है। ये वो शूटर हैं जिसकी तलाश में पुलिस शहर शहर खाक छान रही है और करीब 20 दिन बाद भी अब तक उमेश पाल के कातिलों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। ये है अतीक का बेटा असद जो शूटआउट को लीड कर रहा था, और ये है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बताया जा रहा है कि पुलिस को दोनों की लोकेशन मिल चुकी है। माना जा रहा है कि अतीक का बेटा असद नेपाल में छुपा है। नेपाल में एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बरेली में मिली है। जल्द ही गुड्डू की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रयागराज शूटआउट केस में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शूटर्स की तलाश में 50 जिलों में छापेमारी की जा रही है, तो कोलकाता से लेकर नेपाल तक दबिश दी जा रही है और शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ प्राधिकरण का बुलडोजर फिर से एक्शन के लिए तैयार है। इस बार बुलडोजर की कार्रवाई शूटर गुड्डू मुस्लिम, असद के करीबी आवेज के साथ ही 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट कांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उमेश पाल शूटआउट कांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ ही साथ मोहम्मद गुलाम के साथ ही साथ असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज और करीब 2 दर्जन आरोपियों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। उनके अवैध निर्माण को लेकर यह नोटिस भेजा गया है और जल्द ही इस मामले में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी जल्द ही जो अवैध निर्माण है आरोपियों के, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अब तक 3 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिनमें सबसे पहले कार्रवाई जो हुई थी वो कार्रवाई जफर अहमद के खिलाफ हुई थी। पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुके शूटर भले ही गिरफ्त में न आए हो, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां अब सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में ये साफ हो चुका है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल में रची गई। फिर 11 फरवरी को बरेली में शूटर्स और अतीक के बेटों ने अशरफ से मुलाकात की। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हो चुका है। इसके साथ ही अतीक के करीबी बल्ली ने भी पुलिस हिरासत में कई खुलासे किए और अतीक के काले साम्राज्य का पत्ता खोल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी शूटर्स अतीक के ठिकाने पर पहुंचे और असद ने सबको नए मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिए, जिसके बाद से ही ये सब अलग अलग ठिकानों पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में मार गिराया है। बाकियों की तलाश जारी है। अपराध की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश में अतीक ने बड़ी चालाकी से हर किरदार का काम सौंप दिया और लोकेशन ट्रेस न हो इसके लिए अलग अलग नाम से कई सिम कार्ड भी खरीदे गए, जिसे वारदात से पहले इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। इसके साथ ही आशंका है कि अतीक को अंदर खाने से भी सपोर्ट मिला, जिसकी जांच अब चल रही है। लेकिन इंतजार उन फरार 5 शूटर्स का है जो अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब वो सिम कार्ड वाला राज क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल शूटआउट से पहले असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे थे और सभी सिम फर्जी आईडी पर प्री एक्टिवेट किए गए थे।
शूटर्स को सिम देने के लिए असद ने मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में असद के साथ सभी शूटर भी मौजूद थे। असद ने ही हर शूटर को 3 मोबाइल और 3 सिम कार्ड उपलब्ध करवाए थे और मीटिंग के दौरान ही शूटर्स को 1-1 लाख रुपए भी दिए गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि ये पैसे शाइस्ता परवीन ने दिए थे। योगी सरकार इस बार चैत्र नवरात्रि पर पूरे प्रदेश में विशेष पूजा पाठ कराने वाली है और साथ ही उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकारी फंड से रामायण का पाठ भी करवाया जाएगा, जिसका संदेश 2024 के चुनाव में असरदार होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अखंड रामायण का पाठ करवाएगी और आयोजन के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। नवरात्र पर पूरे प्रदेश में विशेष पूजा पाठ का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस धार्मिक आयोजन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी और कांग्रेस ने सीएम योगी के आदेश पर सवाल उठाए हैं, जिसका बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। इसी को लेकर अब पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि हिंदुत्व को जीते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं होता जब वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने से चूकते हैं। वो अक्सर सनातन धर्म से जुड़े पर्व त्योहारों पर मंदिर और मठों में पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार योगी सरकार के एक फैसले को लेकर धार्मिक पक्षपात के सवाल उठने लगे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी के फैसले की तारीफ भी हो रही है। दरअसल यूपी के हर जिले में नवरात्र पर विशेष पूजा का आयोजन होगा। सरकार के खर्चे पर मंदिरों में देवी पूजा का आयोजन होगा। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होगा। सरकार की तरफ से जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृत पर्यटन विभाग की तरफ से ऐसे धार्मिक आयोजन पहले भी करवाए गए हैं, लेकिन योगी सरकार इस बार नवरात्र के मौके पर भव्य तरीके से अखिल उत्तर प्रदेश स्तर पर आयोजन कर रही है, जो पहली बार हो रहा है। अखंड रामायण के माध्यम से हम जीवन मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का और राष्ट्रीय मूल्यों का एक तरीके से परिचय सारे के सारे लोगों के बीच में अच्छी तरीके से पुनः प्रतिपादित करके हर जिले में हमने जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का जो गठन किया है उसके माध्यम से कार्यक्रम होंगे। उनको हम लोग 1-1 लाख रुपए प्रत्येक जनपद आवंटित भी कर रहे हैं। जगत पिता जगदीश्वर के अवतार भगवान श्री राम जी, और अगर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है तो उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। और जो विरोध कर रहे हैं उनकी विरोध की चिंता किए बगैर जो इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं लोग भी करते हैं, और इस दिशा में अगर आगे कदम उठाया जा रहा है तो उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं। अयोध्या के संत समाज ने योगी सरकार के फैसले को सराहनीय कदम बताया। साथ ही कहा, भगवान राम सनातन भारत की आत्मा है। ऐसे में अखंड रामायण पाठ से लोगों में भक्ति भाव जागृत होगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है यह अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से रामचरितमानस में उत्तरकांड सभी प्रश्नों का उत्तर है। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो संदेश जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। साधु संतों से लेकर तमाम मंत्री और बीजेपी सांसद मुख्यमंत्री योगी के धार्मिक पहल की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति ठीक नहीं, लेकिन रामनवमी पर अखंड रामायण के पाठ का कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने स्वागत किया। घरों में करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो पाक परवरदिगार उसी की इबादत और पूजा को कबूल करता है जो खुलूस नियत से कर रहा हो, उसके पीछे कोई मकसद ना छुपा हुआ हो। यहाँ तो मकसद ही मकसद है। भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है। और सनातन धर्म में जो लोग अपनी जिनकी आस्था है, भगवान राम में जिनकी आस्था है,
माँ भगवती में जिनकी आस्था है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम इसका स्वागत करते हैं। योगी सरकार के इस तरह के आयोजन से संस्कृत और धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सनातन से जुड़े हर त्योहार को उत्सव की तरह मनाया जाने लगा, चाहे अयोध्या की दिवाली हो या फिर काशी मथुरा की होली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब बात रामचरितमानस की हो रही है तो आपको बता दें कि दिल्ली बुक फेयर में गोरखपुर गीता प्रेस का स्टॉल लगा था और 8 दिन में ही 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की प्रतियां बिकी हैं। दरअसल रामचरितमानस पर विवाद के बाद मानस की डिमांड बढ़ने लगी है और मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का दावा ये किया जा रहा है। बच्चों के बीच भी रामचरितमानस अब काफी लोकप्रिय हो रही है, ये कहा जा रहा है। दरअसल विवादों के स्वामी ने अखंड रामायण पाठ पर सवाल खड़े किए और मानस की बिक्री पर सवाल उठाए, जिसका जवाब भी उन्हें मिल गया है। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। मैं यहाँ पर रामचरितमानस और सुंदरकांड घर के लिए खरीदने आया। मैंने तो भगवत गीता खरीदी है एंड रामचरितमानस भी मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट की है अपनी पूरी लेन में मैंने खरीदी थी और उसको बाद उसको लेन में डिस्ट्रीब्यूट की है। मानस भी है, ये तो ऐसे घर के लिए पढ़ने के लिए लिए। रामचरितमानस पहले भी पढ़ी है या पढ़ना चाहते हैं? मैंने उसकी वीडियो देखी है, पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो आधी पढ़ी भी है। रामचरितमानस इससे पहले पढ़ा है? हाँ। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर करीबन 45 मिनट तक चली है, जिसमें कई मुद्दों पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की और साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए यूपी में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों पर भी चर्चा हुई और सरकार संगठन समेत कई मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे उनका जो काफिला है वो अब निकल रहा है प्रधानमंत्री आवास से। तकरीबन 45 मिनट के आसपास दोनों ही नेताओं की बैठक हुई है और बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है, चाहे वो सरकार के विकास कामों की बात हो कि किस तरह से सरकार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उसके साथ साथ किस तरह से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में दौरे होने हैं तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है किस तरह से कहाँ कार्यक्रम लगाया जाएगा। उसके अलावा संगठन और प्रदेश की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से नया संगठन आगे काम करेगा, किस तरह से 2024 की तैयारियों में पूरा संगठन लगा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर दोनों ही नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में यहाँ दिल्ली स्थित जो उनका आवास है प्रधानमंत्री का, वहाँ चर्चा हुई है। राजनीतिक मायनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन चंद्र पटवाल के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। इधर अमेठी का रण एक बार फिर से जीतने के लिए स्मृति ईरानी ने 365 दिन पहले ही मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी सांसद पिछले 2 दिनों से अमेठी के दौरे पर थी, जहां पर उन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और कई योजनाओं की सौगात भी दी। तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए भी स्मृति ईरानी ने खास रणनीति तैयार की है और उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनकी मुलाकात पीएम मोदी से करवाई। ऐसे में स्मृति चक्रव्यूह को भेदना राहुल गांधी के लिए एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को 2019 में राहुल गांधी गवा बैठे
और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाती हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने वाला है। क्योंकि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जनता के बीच उनका हालचाल ले रही हैं। राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसी चक्रव्यूह रचना की है जिससे कांग्रेस के लिए भेदना मुश्किल होगा। क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है और उन कार्यकर्ताओं को दिल्ली दर्शन करवाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पहुंची और संसद भवन का भ्रमण करवाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 25-25 के 4 ग्रुप में बांटा गया और फिर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति से मुलाकात का सपना भी पूरा करवाया गया। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की हो गई। ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है। हमारी सांसद दीदी स्मृति जी ने जिले के सभी पदाधिकारियों को साथ में लेकर के सदन घुमाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई, उनका आशीर्वाद मिला। अमेठी 19 में भी भाजपा जीती थी, 24 में भी भाजपा जीतेगी, इसमें दो राय नहीं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने सांसद स्मृति ईरानी की तारीफ की और पूरे जोश के साथ 2024 में फिर से अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत का दावा किया। दरअसल पिछले 2 दिनों से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर थी, जहां उन्होंने आम जनता को कई सौगात दी। साथ ही राहुल गांधी पर जमकर हमला भी बोला। जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका। बीजेपी के लिए अमेठी सीट इसलिए भी खास है क्योंकि राहुल गांधी 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए थे। 2019 से पहले लगातार 3 बार राहुल अमेठी के सांसद रहे। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को भी सीट से जीत मिली और इसी परंपरा को खत्म करने के साथ ही जीत कायम रखना बीजेपी के लिए साख का सवाल है और जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के कंधों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर एक बार फिर चर्चा में है। बाबा ने अपील की है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे हिंदू राष्ट्र के नाम समर्पित कर देने चाहिए। और अगर 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चा राम के नाम देश सेवा में लगा देना चाहिए, जिस पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। राम सरकार की 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। बाबा बागेश्वर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। वो जो कहते हैं वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। बाबा ने लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सलाह दी है। एक सभा में बाबा बागेश्वर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, जिनकी शादी नहीं है वो शादी करें और 4 बच्चे पैदा करें। 4 में से 2 बच्चे राम के नाम कर दें। सुनिए बाबा ने क्या कहा। हम फिर कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुनो, हम भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के नाम। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम। सुना आपने बाबा बागेश्वर क्या बोल रहे हैं। वो हिंदुओं से बड़ी अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर परिवार से 2 बच्चे राम के नाम होने चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने एक और बड़ी अपील की है। वो कह रहे हैं हर हिंदू परिवार से 2 या फिर कम से कम 1 बच्चा तो हिंदू राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। हम फिर कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुनो, हम भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो,
3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम। वे बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं समझदार को इशारा काफी होता है, तो इशारे समझो और 2 बच्चे हिंदू राष्ट्र को समर्पित करो। बाबा के हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने और कम से कम एक बच्चा हिंदू राष्ट्र के नाम करने की सलाह से एक बार फिर सियासी बयानबाजी होनी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम।